हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बी ए सक्सेस पॉइंट। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर है, ज्योग्राफी का मॉडल पेपर है। और आज आप लोग को देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के मॉडल पेपर। तो दोनों तरह क्वेश्चन को देखने के लिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाए। ठीक है, तो चलिए पेन पेपर लेकर बैठ जाए और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाए। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल का उपागम नहीं है। नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है। तो ग्रिफिथ टेलर ने किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो भूमध्य रेखीय प्रदेश जो है। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो बुशमैन जनजाति निवास करती है। अगला है कि पिरामिड का चौड़ा आधार तथा तेजी से पतला होता शीर्ष संकेत करता है बढ़ती जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर। सलेम संबंधित है लोहा इस्पात उत्पादन से। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। तो जापान उच्च मानव विकास वाला नहीं है। लिग्नाइट या भूरे कोयले में कार्बन का अंश 45 से 70% होता है। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं। तो रेखीय प्रकार की बस्तियां। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जीटी सड़क पर स्थित नहीं है। तो लखनऊ शहर जीटी सड़क पर स्थित नहीं है। औद्योगिकीकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। तो जल प्रदूषण होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी नगर है। तो पटना है जो बिहार की राजधानी है। हुबली किस राज्य में है। तो कर्नाटक में है। उदयपुर किस राज्य में है। तो राजस्थान में है। अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है। तो आकार बिंदु के आधार पर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो आकार में स्थिरता। ठीक है, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। तो ग्रिफिथ टेलर, जो आप लोग को ऊपर बता दिया गया है। सिंगरेली किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। नोएडा किस राज्य में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा प्राचीन नगर है। ठीक है, तो प्राचीन नगर हो जाएगा पटना। ठीक है, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश है। एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो 90% से अधिक होती है। खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश सऊदी अरब है। भारत में सर्वाधिक सोना जो है तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारत में सबसे अधिक सर्वाधिक बीमारियां होती हैं जल से होती हैं। किस प्रदूषण के द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती हैं। जल प्रदूषण से। नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है। सड़क परिवहन से संबंधित है। मानव का प्राचीनतम कार्यकलाप क्या है। तो आखेट एवं संग्रहण है। अब तक खनिजों की खोज हो चुकी है लगभग 2000 खनिज। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा खाद्य फसल है। तो गेहूं। ठीक है, निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है। तो मैदान भूमि। ठीक है, प्रतिकर्ष और कर्ष कारक उत्तरदायी है भू निम्नीकरण के लिए। अंकलेश्वर क्षेत्र है गुजरात में जो तेल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है। तो पुस्तकों का मुद्रण। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। तो राजस्थान में। ठीक है, जननांकिकी संक्रमण किसने दिया है। तो नोएस्टी ने दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो मात्रात्मक क्रांति। अगला है कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। तो आवास। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। तो शांति एवं अस्थायित्व। निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो लैटविया का। ठीक है, लैटविया का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। आगे देखते हैं निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया है। तो डॉक्टर महबूब उल हक ने। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है। तो कोको जो है रोपण फसल है। निम्नलिखित में से कौन प्रदेश विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। तो अमेजन बेसिन जो है उपयुक्त नहीं है। ठीक है, आगे सो फ्रेंड्स, ये हुआ आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया। तो आप लोग आगे देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न जो 10 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर का है। तो आप लोगों को 10 प्रश्न सॉल्व करने हैं और 2 नंबर के प्रश्न यानी कि कुल टोटल मार्क्स 20 हो जाएंगे, यानी 20 नंबर आप लोगों का मिल जाएगा इसमें। तो आइए देखते हैं 20 नंबर का सवाल है, ये आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। तो ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए क्यों हानिकारक होता है। तो आइए समझते हैं, क्या पता ये आप लोग के एग्जाम में आ ही जाए और आप लोगों को थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन ये एग्जाम में बन भी सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले समझ लीजिए बढ़िया से कि ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए क्यों हानिकारक होता है। तो व्यापार संतुलन
तथा अदायगी का संतुलन के गंभीर परिणाम होते हैं। एक नकारात्मक संतुलन का अर्थ है कि किसी देश वस्तु खरीदने के लिए अधिक खर्च करना होगा, इससे उसके वित्तीय भंडार समाप्त होने लगेंगे। तो ये होता है भुगतान संतुलन, और ये किसी देश के लिए हानिकारक इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे दिया है नकारात्मक संतुलन के बारे में। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा, हो सके तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, ग्रामीण बस्तियां क्या है? तो ग्रामीण बस्तियां वे बस्तियां हैं जो भूमि से सीधे तथा काफी नजदीकी से जुड़ी होती हैं, ग्रामीण बस्तियां कहलाती हैं। ग्राम किसान तथा खेतीहर मजदूरों की अधिकता वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। ग्रामीण बस्तियों में जनसंख्या नगरों की अपेक्षा कम होती है। ग्रामीण घर अधिकतर स्थानीय सामग्री से बने होते हैं। ग्राम की अधिकतर जनसंख्या कृषि तथा पशुपालन आदि कार्यों में लगी रहती है। आगे देखते हैं कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के प्रमुख प्रभाव क्या है। तो सूचना प्रौद्योगिकी का भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस उद्योग ने देश में आर्थिक और सामाजिक विकास की नई संभावनाएं खोल दी हैं। इसने व्यापार प्रक्रिया को बाह्य स्रोत संबंधित बना दिया है। भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से उभर कर आया है, जिसके द्वारा व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है। अब ये हो गया भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के प्रमुख प्रभाव। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और आगे देखिए क्वेश्चन है कि मानव भूगोल को परिभाषित करें। तो देखते हैं अगला है कि मानव भूगोल को परिभाषित करें, ये क्वेश्चन है। तो मानव भूगोल वह विज्ञान है, ठीक है, जिसके अंतर्गत मनुष्य और उसके भौतिक पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें मानव और प्रकृति के बीच सतत परिवर्तनशील पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न सांस्कृतिक लक्षणों की स्थिति एवं वितरण की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। एलन सी सैंपल कहाँ के हैं? तो अमेरिका के हैं, आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इनके अनुसार मानव भूगोल जो है क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के मध्य बदलते संबंधों का एक अध्ययन है। ठीक है, तो ये हुआ मानव भूगोल। आगे देखिए कि क्या आप प्रवास के कुछ सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों का नाम बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सकारात्मक परिणाम क्या है? तो अर्थव्यवस्था में सुधार तथा वृद्धि, प्रौद्योगिकी का पहुंचना, यदि बाहर से उच्च तकनीक के लोग रोजगार के लिए आए, सस्ता श्रम मिल जाता है। नकारात्मक परिणाम क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि में प्रतिकूल प्रभाव, प्रवासियों के उद्गम और गंतव्य स्थानों में लिंग अनुपात असंतुलित होता है। गैरिसन नगर क्या होते हैं, उनका क्या प्रकाय होता है? इन नगरों का उदय गैरिसन नगरों के रूप में हुआ है, जैसे अंबाला, जालंधर, महू, ववीना, उद्यमपुर इत्यादि। इनका कार्य सैनिक छावनी में शस्त्रों के भंडार होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं मानव विकास सूचकांक किसे कहते हैं। तो मानव विकास मनुष्य की आकांक्षाएं एवं उन्हें उपलब्ध जीवन यापन की सुविधाओं के स्तर की विस्तृत करने की प्रक्रिया है। मानव विकास मानव की कुशलताओं एवं क्षमताओं के उन्नयन की प्रक्रिया है। मानव विकास सूचकांक की गणना के निम्न 3 सूचक हैं। पहला है जीवन काल। इसकी माप जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से की जाती है। इसका न्यूनतम मान 25 वर्ष तथा अधिकतम मान 85 वर्ष लिया गया है। शैक्षिक उपलब्धता क्या है? तो इसमें साक्षरता दर का मान निश्चित किया जाता है, जो 0% से 100% के मध्य होता है। ठीक है, अगला है कि प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन जीवन स्तर का सूचक होता है। यह न्यूनतम $100 तथा अधिकतम 40,000 अमेरिकी डॉलर के मध्य निश्चित किया जाता है। अगला है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटकों के नाम बताएं। पहला है अशोधित जन्म दर, दूसरा अशोधित मृत्यु दर और तीसरा होता है प्रवास। अगला है कि सस्य गहनता का अर्थ स्पष्ट करें। ठीक है, तो सस्य गहनता का अर्थ है कि एक कृषि वर्ष में एक ही खेत में कई फसलें उगाना। उदाहरण के लिए एक किसान के पास 5 हेक्टेयर भूमि है, उसमें खरीफ की फसल काट लेने के बाद रबी की फसल 3 हेक्टेयर में बोता है और उस किसान ने 8 हेक्टेयर भूमि से फसल प्राप्त की। इसको निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो यानी किसान के पास 5 हेक्टेयर भूमि है और उसने क्या किया, खरीफ की फसल काट लेने के बाद रबी की फसल 3 हेक्टेयर में बोता है, तो उस किसान ने कितना भूमि प्राप्त की, 8 हेक्टेयर भूमि से फसल प्राप्त कर ली। ठीक है, तो यही होता है सस्य गहनता, यानी कुल बोया गया क्षेत्र बटा में शुद्ध बोया गया क्षेत्र इंटू 100। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
लोहा इस्पात उद्योग किसी देश के औद्योगिक विकास का आधार है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो लोहा इस्पात उद्योग के विकास ने भारत में औद्योगिकीकरण के द्वार खोल दिए हैं। लगभग सभी क्षेत्र लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर करता है। लोहा इस्पात उद्योग में अन्य उद्योगों के लिए मशीनरी, उपकरण आदि तैयार होते हैं। इसके विभिन्न उत्पाद तथा अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल है। जीवन का हर क्षेत्र लोहे से प्रभावित है, इसलिए यह उद्योग जो है किसी देश के औद्योगिक विकास का आधार है। ठीक है, आइए देखते हैं, क्या वृद्धि और विकास का एक ही अर्थ है? क्या दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं? तो वृद्धि जो है मात्रात्मक और सामान्य मूल्य स्थिति को दर्शाती है। यह सकारात्मक अथवा नकारात्मक भी हो सकती है, अर्थात परिवर्तन सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है और जो सदैव सकारात्मक मूल्य ही होता है। ठीक है, तो विकास और वृद्धि दोनों साथ नहीं चलते हैं, यानी कि वृद्धि जो है वो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकती है, जबकि विकास जो है वो उसका सिर्फ एक ही पहलू है, सकारात्मक। चलिए आइए देखते हैं, कृषि क्रांति की नींव डालने वाले 4 प्रमुख घटकों में कौन कौन से थे? तो आइए देखते हैं अगला। तो चलिए आइए देखते हैं, तो कृषि क्रांति की नींव डालने वाले 4 प्रमुख घटक हैं। पहला है भोजन पकाने के लिए आग का उपयोग, पशुपालन, फसलों की खेती और अस्थायी बस्तियों में निवास। अगला है कि उद्योगों के वर्गीकरण के आधार क्या है? तो आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग। अगला है कि उत्पादों के स्वरूप के आधार पर आधारभूत उद्योग तथा उपभोक्ता उद्योग। ठीक है, अगला है कच्चे माल के उपयोग के आधार पर, तो कृषि पर आधारित उद्योग तथा खनिजों पर आधारित उद्योग। अगला है स्वामित्व के आधार पर, तो निजी उद्योग, सार्वजनिक उद्योग तथा संयुक्त प्रबंधन के उद्योग। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, पाइपलाइनों का विस्तृत उपयोग खनिज तेल और प्राकृतिक गैस जैसी सामग्रियों का परिवहन करने के लिए क्यों होता है? तो पाइपलाइनों का विस्तृत उपयोग खनिज तेल और प्राकृतिक गैस जैसी सामग्रियों के परिवहन करने के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि इनका जो है प्रवाह जो है सतत बना रहता है। इससे इन पदार्थों की आपूर्ति बाधित नहीं होती है। पाइपलाइनों द्वारा इन पदार्थों का दूर दराज के क्षेत्रों में जहां न सड़कें हैं न ही रेल, उनका वहां पहुंचना संभव है। अगला है कि तृतीय क्रियाकलाप क्या है? तो लोगों को दी जाने वाली सेवाएं जो विनिर्माण से भिन्न अमूर्त सेवाओं से संबंधित हैं, वो तृतीय क्रियाकलाप कहलाती हैं। इनमें मिस्त्री, प्लम्बर, डॉक्टर, वकील, शिक्षक आदि की सेवाएं सम्मिलित हैं। तृतीय क्रियाकलापों में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। तृतीय क्रियाकलापों का मापन अप्रत्यक्ष तरीके से मजदूरी तथा वेतन के रूप में ही मापा जा सकता है। खनन किसे कहते हैं? तो खनन के 2 प्रकारों के नाम बताएं, प्रत्येक की एक विशेषता भी लिखें। तो खनन वह आर्थिक क्रिया है जो भूगर्भ से मूल्यवान खनिजों को निकालने में आती है। खनन की 2 विधियां हैं। पहला खुली खान, यह खनन प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान और सस्ती है। इस विधि से धरातल की मिट्टी हटाकर खनिज की परतों को खोदा जाता है। दूसरा है खनिकूप, तो ये खानें काफ़ी गहरी होती हैं। इन खानों में लिफ्ट मशीन, वेधन मशीन, शुद्ध हवा जाने की व्यवस्था होती है। इन खानों में आग, गैस, बाढ़ का खतरा बना रहता है। कोलार सोने की खान 2.5 किलोमीटर गहरी है। अगला है कि बड़े पैमाने पर लगाए जाने वाले उद्योग विभिन्न स्थितियों का चुनाव क्यों करते हैं? तो बड़े पैमाने के उद्योगों में उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। ठीक है, कच्चा माल भी अधिक मात्रा में तथा भारी होता है, इसलिए इन उद्योगों की अवस्थिति कच्चे माल के समीप ही होती है। उत्पादन की दृष्टि से भी ये उद्योग बाजार के समीप होते हैं, जिससे भारी सामान के परिवहन में खर्च कम आए। शक्ति के साधनों की उपलब्धता भी इन उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती है। अगला है कि लोहा तथा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो लोहा इस्पात उद्योग आधुनिक सभ्यता की आधारशिला है। लोहा तथा इस्पात से बने विभिन्न उत्पादों का उपयोग मशीन तथा औजार बनाने के लिए किया जाता है, जो अन्य उद्योगों में प्रयोग किए जाते हैं। देश में यातायात तथा परिवहन के साधन, रेलगाड़ियां, पानी के जहाज तथा मोटर गाड़ियां लोहा व इस्पात से बनाई जाती हैं। भारी तथा हल्के हर प्रकार के उद्योगों में लोहे और इस्पात का प्रयोग होता है। किसी देश के उद्योग के विकास का मापदंड लोहा तथा इस्पात उद्योग है, इसलिए इस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं।
अगला है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो आप लोगों का 5 नंबर का होने वाला है, जिसमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर ही देना है। तो आप लोग 3 प्रश्न के उत्तर देंगे और जो 5 नंबर का हर एक प्रश्न है तो आप लोग को 15 मार्क्स यहाँ से भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, अपने 15 मार्क्स को बचाएं और ले लें। ठीक है, तो आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं, प्रमुख आधारों का विवेचन करें। तो प्रमुख आधार कौन कौन सा है ये देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न आधार निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो देखिए, प्रादेशिक संसाधनों में असमानता, यानी कि संसार में प्राकृतिक संसाधनों का वितरण बहुत ही असमान है। भूगर्भिक संरचना, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी आदि में विभिन्नता के कारण देशों में भिन्न प्रवाह के प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। जैसे अरब देशों में तेलों के विशाल भंडार हैं, वे कमी वाले देशों को निर्यात करते हैं। इस प्रकार संसाधनों में असमानता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य आधार है। अगला है कि आवश्यकता से अधिक उत्पादन, कुछ देश अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करते हैं, इसलिए अधिशेष भाग को निर्यात कर देते हैं। जैसे भारत से चीनी और कपास, ऑस्ट्रेलिया से ऊन आदि का निर्यात किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं परिवहन और संचार का विकास। तो परिवहन और संचार का विकास क्या होता है। तो परिवहन और संचार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख आधार हैं। अधिशेष उत्पादन की कमी वाले देशों में भेजने के लिए स्थल, जल, वायु तथा पाइपलाइन की आवश्यकता होती है। भारत में कुद्रेमुख कर्नाटक से ईरान को लौह अयस्क निर्यात करने के लिए विशेष प्रकार की पाइपलाइन साधनों बिछाई गई हैं। इसलिए बंदरगाहों को रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग से जोड़ा जाता है ताकि माल को बाहर भेजा जा सके। अगला है कि प्रौद्योगिकी में असमानता, कुछ देशों ने कुछ विशेष प्रकार की प्रौद्योगिकी विकसित कर ली है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस में पानी के जहाज बनाने की उच्च प्रौद्योगिकी है। संसार के अन्य देश इन्हें से अपनी आवश्यकता पूरी करते हैं। अगला है व्यापारिक नीतियाँ। तो विकासशील देश निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुल्क में छूट और आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं ताकि अधिक से अधिक निर्यात हो सके। इससे उन्हें विदेशी मुद्रा की कमाई होती है। ठीक है, अगला है शांति और राजनीतिक स्थिरता। तो व्यापार संवर्धन के लिए यातायात और यहाँ पे आयातक और निर्यातक देशों के बीच शांति का वातावरण होना आवश्यक है। अशांत परिस्थितियों में माल का सुरक्षित परिवहन कठिन हो जाता है, इसलिए शांति और राजनीतिक स्थिरता होनी आवश्यक है। अगला है आर्थिक मांग, यानी कि आर्थिक मांग न होने पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार असंभव है। किसी देश के पास कितना ही अधिक उत्पादन हो, बिना मांग के वह अपने माल को निर्यात नहीं कर सकता। आर्थिक मांग होने पर ही देश उस वस्तु का निर्यात करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, आगे देखते हैं मानव विकास क्यों आवश्यक है। तो मानव विकास क्यों आवश्यक है व्याख्या करने को कहा गया है। तो पॉल स्ट्रीटन के अनुसार जो है निम्नलिखित कारणों से मानव विकास आवश्यक है। पहला है कि विकास की सभी प्रक्रियाओं का अंतिम उद्देश्य मानवीय दशाओं को सुधारना है। दूसरा है कि मानव विकास उच्चतर उत्पादकता का साधन है। कुशल और सुपुष्ट श्रमिक अधिक उत्पादन करने में सहायक होते हैं। अगला है मानव विकास मानवीय प्रजनन की गति धीमी करके परिवार के आकार को छोटा करने में मदद करता है। अगला है कि मानव विकास भौतिक पर्यावरण हितैषी भी है। अगला है कि सुधरी मानवीय दशाओं तथा घटी गरीबी मिलकर स्वास्थ्य तथा सभ्य समाज के निर्माण में योगदान करती है। अगला देखते हैं मानव विकास सामाजिक अशांति को कम करने तथा राजनीतिक स्थिरता को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। अतः मानव विकास की संकल्पना केवल अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित न होकर मानव के संपूर्ण विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख महानगरों के परिधि क्षेत्रों में ही क्यों विकसित हो रहे हैं, व्याख्या करें। तो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग औद्योगिक क्षेत्र अथवा प्रौद्योगिकी पार्कों के रूप में नगरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। लंदन, पेरिस, मिलान, टोक्यो आदि इसके उदाहरण हैं। महानगरों के परिधीय क्षेत्र में इन्हें आकर्षित होने के निम्न कारण हैं। पहला है नगरों तथा महानगरों के सीमांत क्षेत्र में उपलब्ध विस्तृत भूमि पर एक मंजिली कारखानों का स्थापित किया जा सकता है तथा भविष्य में इसके विस्तार के लिए स्थान प्राप्त हो सकता है। ठीक है,
अगला है कि नगरों की बाह्य सीमाओं पर भूमि का मूल्य कम होता है। तीसरा, बाह्य परिधि के क्षेत्र सड़क मार्गों से जुड़े होते हैं, जिससे वाहनों की कारखानों तक गम्यता रहती है। चौथा है कि बाह्य नगर परिधि पर प्रदूषण रहित पर्यावरण तथा हरित क्षेत्र का अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है। अगला है कि निकटवर्ती आवासीय क्षेत्रों से प्रतिदिन आने जाने वाले लोगों से श्रम की आपूर्ति हो जाती है, जो सस्ता भी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों को प्रभावित करने वाले 3 कारकों का उल्लेख करें। तो बस्तियों के प्रकारों को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन है? भौतिक कारक है, भूमि की बनावट, अपवाह तंत्र, भूमि का जलस्तर, जलवायु तथा मृदा आदि बस्तियों के प्रकारों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में तालाब के चारों ओर घर बनाए जाते हैं तथा समतल मैदानों में सन्हत बस्तियां बन जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ऐतिहासिक या सुरक्षा कारक। तो बस्तियों के प्रकार निर्धारण करने में ऐतिहासिक कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में जहां बाहरी आक्रमणों का भय बना रहता है, सन्हत बस्तियों का विकास होता है। सैनिक आतंक से बचने के उद्देश्य से लोग सन्हत बस्तियों में रहना पसंद करते हैं। प्राचीन काल में कभी कभी राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से 2 दल आपस में लड़ते हैं, ठीक है, और गांवों को लूट लेते थे। इन घटनाओं से सुरक्षित रहने के विचार से लोग सहत बस्तियों में रहना पसंद करते हैं। सांस्कृतिक कारक कौन से हैं? तो सांस्कृतिक कारक जैसे जनजातियों अथवा जाति व्यवस्था आदि बस्तियों के अभिन्यास को निर्धारित करते हैं। भारत के लोग गांवों में उच्च अथवा भूस्वामित्व वाली जातियों के मकान बस्ती के मध्य में बने होते हैं तथा सेवा अथवा नौकरी करने वाली जातियों के मकान उनके चारों ओर बाहर की ओर बने होते हैं। हरिजनों के मकान गांव की सीमा की एक छोर से दूसरे छोर पर बनाए जाते हैं। इस प्रकार की बस्ती का प्रकार सामाजिक विलगीकरण को प्रदर्शित करता है। सहत बस्तियों का विभाजन कई छोटी छोटी इकाइयों में हो जाता है। इसके अतिरिक्त दूसरी निर्धारक कारक भी ग्रामीण बस्तियों के प्रकार को प्रभावित करता है। शुष्क क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियां पानी के समीप अर्थात मरुद्यानों के निकट स्थापित होती हैं। मरुद्यानों के बीच की दूरी ग्रामीण बस्तियों के बीच की दूरी का निर्धारण करती है। आगे देखते हैं कि जल संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो जल संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता निम्न कारणों से है। पहला है जल अभाव, यानी कि स्कैरिटी ऑफ वाटर, यानी कि देश में वार्षिक वर्षा का औसत 118 सेंटीमीटर है। तो इस तरह देश को प्रति वर्ष 40 करोड़ हेक्टेयर मीटर जल प्राप्त होता है। यह सभी कामों के लिए अपर्याप्त है। देश के कुछ भागों में स्थायी तथा कुछ भागों में अस्थायी जल संकट बना रहता है। अगला है कि वर्षा का कुछ ही समय में होना। वर्षा केवल 4 महीनों में ही होती है। 80% इन्हीं वर्षा जो है इन्हीं 4 महीनों में हो जाती है, शेष समय सूखा रहता है। अगला है कि वर्षा का असमान वितरण, यानी कि देश में कहीं अधिक तथा कहीं कम वर्षा होती है, इसलिए भी जल संरक्षण आवश्यक है। अगला है बढ़ती मांग। देश में सिंचाई के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए जल की भी मांग बढ़ती जा रही है, जैसे उद्योगों के लिए और बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। अगला है प्रदूषण। गांव नगरों के मल जल की तथा औद्योगिक अपशिष्ट जल की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यह सारा प्रदूषित और अनुपचारित जल देश की नदियों में बहाया जाता है, जिसे सिंचाई तक नहीं होती है, इसलिए जल संरक्षण की आवश्यकता होती है। लिंग अनुपात किसे कहते हैं? तो संसार में लिंग अनुपात असंतुलित क्यों है? उपयुक्त उदाहरणों सहित 4 कारकों की व्याख्या करें। तो जनसंख्या में स्त्री पुरुष की संख्या का अनुपात को ही लिंग अनुपात कहते हैं। इसमें प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या की गणना की जाती है। जैसे सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों के पीछे केवल 933 स्त्रियां थीं। ठीक है, आगे देखते हैं संसार में लिंग अनुपात असंतुलित होने के निम्नलिखित कारक है। पहला है संसार में विकसित तथा विकासशील दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं में शिशु बालिका मृत्यु दर बालक मृत्यु दर की अपेक्षा अधिक है। दूसरा है विकासशील देशों में 30 वर्ष की आयु के बाद महिलाओं का प्रतिशत कम होता है। तीसरा है कि विकासशील देशों में स्त्रियों को दूसरे दर्जे का स्थान दिया जाता है। अगला देखते हैं विकासशील देशों में जन्म के समय का यह प्रतिकूल लिंगानुपात 4 वर्ष की आयु तक समाप्त हो जाता है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला है समाज में महिलाओं की गौण दशा से, यानी कि महिलाओं की जो दशा है यानी कि निचली दशा को दर्शाता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि बालिकाओं के पालन पोषण में भेदभाव के कारण वे कुपोषण के शिकार होती हैं।
अगला देखते हैं कि प्रसव काल में महिला मृत्यु दर में अधिकता। अगला है कि महिलाओं के सभी आयु वर्गों में उच्च मृत्यु दर पाई जाती है। अगला है कि समाज और परिवार में लड़कों को प्राथमिकता मिलती है जबकि लड़कियों की उपेक्षा की जाती है। विकसित देशों में क्या होता है, तो जीवन की सभी अवस्थाओं में पुरुष मृत्यु दर स्त्री मृत्यु दर से अधिक होती है और 30 वर्ष की आयु के पश्चात स्त्री संख्या पुरुष संख्या से अधिक हो जाती है। इस प्रकार लिंग अनुपात में असंतुलन अनुकूल होता है क्योंकि आर्थिक रूप से उन्नत राष्ट्रों में महिलाओं को बराबरी के अधिकार, बेहतर शिक्षा तथा समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त होता है। ठीक है। अगला है कि प्रवास, यानी कि प्रवास भी इन देशों में लिंग अनुपात को प्रभावित करता है। तो ये हुआ आप लोगों का पूरा टोटल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोगों से प्रॉमिस किए हुए थे वो पूरा हुआ। तो आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और वीडियो का जो अंतिम 30 दिन बचा है, इस तरह की वीडियो आप लोग को रोज़ प्रोवाइड होगी और हर डे पर डे आप लोगों को ये वीडियो देखना है, लाइक करना है इस वीडियो को और शेयर तो ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि आप लोगों के साथ जितने भी सपाटी हैं वो भी आप लोग के द्वारा भेजे गए वीडियो से काफ़ी इंस्पिरेशन हो सके। ठीक है। तो मेरी थोड़ी आवाज़ फंसी लग रही होगी आप लोगों को, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल।